प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 की हिंदी का 14वां पाठ बहू की विदा। बच्चों, यह एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? ऐसा नाटक जो कि एक ही अंक में ख़त्म हो जाए। बच्चों, क्या आप कोई नाटक देखे हैं स्कूल में या थिएटर में जाके? बच्चों, नाटक देखने से ऐसा लगता है कि सामने कोई फिल्म चल रहा है। जैसे कि फिल्म में कैरेक्टर होते हैं, फिल्म में लोग डायलॉग बोलते हैं, उसी तरह नाटक में भी क्या होता है, उतने सारे सजावट होती है, उतने सारे लोग होते हैं और सारे जो लोग होते हैं बच्चों अपना अपना डायलॉग बोलते हैं, जैसे कि फिल्म में होता है। लेकिन फिल्म क्या है बच्चों? वो सिनेमा में दिखाया जाता है, लेकिन जो नाटक है वो हम लोग के सामने होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ बहू की विदा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसका नाटक है बच्चों? बहू की विदाई का। ठीक है, तो पहले हम लोग नाटक के जितने भी पात्र हैं, पात्र मतलब बच्चों कैरेक्टर होता है, जितने भी कैरेक्टर हैं उनका हम लोग नाम जान लेते हैं। पहले हैं जीवनलाल, जो एक धनी व्यापारी हैं और उनकी उम्र क्या है बच्चों? 50 वर्ष है। उसके बाद राजेश्वरी हैं। राजेश्वरी कौन है? जीवनलाल की पत्नी है और अवस्था 46 साल। ठीक है बच्चों, 46 मतलब 46 होता है। उसके बाद रमेश है। रमेश कौन है? जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। 22 वर्ष मतलब बच्चों 22 ईयर्स, मतलब जो रमेश है अभी क्या है, पूरे नवयुवक हैं। उसके बाद कमला, ये कमला कौन है? रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। 19 मतलब बच्चों 19 होता है। उसके बाद जो लास्ट में है वो प्रमोद है। अब प्रमोद कौन है? ये कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। 23 वर्ष मतलब बच्चों होता है 23, मतलब वो 23 ईयर्स के एक नवयुवक वो भी हैं। तो कहानी शुरू होने से पहले बच्चों क्या दिखाया गया है कि जो कहानी जो दिखाई जा रही है, जो एकांकी, वो कैसे जगह पे दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है, कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। उसने कुछ दूर हटकर प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। चेहरे पर निराशाजन्य करुणा भाव है। ये ऐसा सिचुएशन दिया गया है बच्चों कि क्या है, जिस कमरे में ये सारी बातचीत हो रही है, किसके बीच? प्रमोद में और जीवनलाल में। वो कहाँ हो रही है? एक कमरे में हो रही है। और जो कमरा कैसा है बच्चों? बहुत ही मतलब मॉडर्न तरीका से सजा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि जो जीवनलाल है वो कौन है? एक अमीर व्यक्ति है। और जब पर्दा उठता है तो जीवनलाल बच्चों खिड़की के समीप वो खड़े रहते हैं। उनके घर में एक बहुत बड़ा खिड़की होगा, खिड़की के पास वो खड़े होंगे। ठीक है, और दोनों का हाव भाव क्या बता रहा है कि जो प्रमोद है, मतलब कि कमला का भाई, वो कैसे खड़ा बच्चों? विनम्र भाव से खड़ा है, मतलब कि गुजारिश कर रहा है। किससे? जीवनलाल से। और उसके चेहरे पे निराशाजनक करुणा है। करुणा भी है कि वो जो गुजारिश कर रहा है वो कौन? जीवनलाल मान ले। पर निराशा भी इस बात का है बच्चों कि उसको लग रहा है कि हो सकता है कि जीवनलाल इसको न माने और इसे ठुकरा दे। तो चलिए यहाँ से अब एकांकी शुरू होती है। पहले प्रमोद का डायलॉग है, जिसका डायलॉग रहेगा बच्चों वो कथन बोलेगा। तो मैं पहले बता दूंगी किसका कौन सा डायलॉग है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले है प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय लिया आपने? किसी बात का निर्णय का यह बात चल रहा है। चूंकि प्रमोद एक लड़की का भाई है, इसलिए वो धीमे स्वर में बोल रहा है। किससे? जीवनलाल से। जीवनलाल, विदा नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे पता चल रहा है कि क्या किसी की विदाई की बात चल रही है। हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे कि किसकी विदाई की बात चल रही है। प्रमोद, फिर अब प्रमोद बोल रहा है किससे? जीवनलाल से। हर लड़की अपना सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल के बिताने का सपना देखती है। प्रमोद क्या बोल रहा है कि जितनी भी लड़कियां होती है बच्चों, शादी के बाद जो पहला जो उनका सावन होता है वो क्या करती है? वो अपने नैहर मतलब अपने मायके में बिताना चाहती है, ताकि वो अपने सखियों के साथ जितने दिन वो ससुराल में थी उसकी खट्टी मीठी यादें उनके साथ शेयर कर सके। जीवनलाल, जानता हूँ। जीवनलाल क्या बोल रहा है? मुझे पता है, क्योंकि वो एक वयस्क आदमी है तो उनको ये सब बातें पता थी। जीवनलाल सोफे पे बैठ के जमाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बात से ऊब रहे हों। पहले जीवनलाल खिड़की पे खड़ा दिखाया जा रहा है। अब क्या, जो जीवनलाल है वो चल के कहाँ आ गए बच्चों? सोफे पे आके बैठ गए। ठीक है, और ऐसे दिखा रहे हैं, अपने चेहरे पे ऐसे भाव कर रहे हैं जैसे कि वो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हैं। वो नहीं चाहते कि प्रमोद उनसे बात करे। प्रमोद, अब प्रमोद क्या कह रहा है? यह जानकर भी
मतलब प्रमोद बोल रहा है कि आपको पता है कि लड़कियां क्या चाहती हैं और आप ये जानकर भी क्या कर रहे हैं, विदा नहीं कर रहे हैं। जीवनलाल, अब जीवनलाल क्या कह रहे हैं, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। जीवनलाल क्या कह रहे हैं कि मैंने पहले बता दिया कि विदा नहीं होगी, मतलब वो नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। अब प्रमोद उसे करुणा कर रहा है, उसे विनती कर रहा है कि अगर मैं कमला कौन है, प्रमोद की बहन। अब इससे पता चल रहा है कि कमला की विदाई की बात कर रहा था। क्या कह रहा है जीवनलाल से कि अगर मैं कमला को बिना लिए चला गया तो जो उसकी दोनों की माँ है उनका हृदय जो होगा वो टूट जाएगा, मतलब वो पूर्ण रूप से वो निराश हो जाएगी। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ, अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिए। अब यहाँ से मुद्दा समझ में आ रहा है कि जो जीवनलाल है वो सब जानते हुए भी कमला को विदाई क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो दहेज जो कमला लेकर आई थी वो जीवनलाल के अनुसार वो कम था, वो पूरा नहीं था। इसीलिए वो प्रमोद से कह रहे हैं कि पहले तुम दहेज दो, उसके बाद तुम्हारी बहन कहाँ जाएगी बच्चों, अपने नैहर या मायके जाएगी। ये कितना बुरी बात है ना बच्चों, आप ही सोच के बताइए कि दहेज क्यों दिया जाता है और क्यों लिया जाता है। ये आज के ज़माने में तो बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में इससे भी बड़ी समस्या थी। इसके लिए बच्चों लड़कियों को जला दिया जाता था, मारा पटकारा जाता था, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती थी। तो इसीलिए ये जो लेखक हैं ये इस कहानी को या एकांकी को हम लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमोद दीन स्वर में, दीन मतलब बच्चों होता है एकदम गिड़गिड़ाते हुए, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया, फिर भी अगर, मतलब जो प्रमोद क्या बोल रहा है, अपने सामर्थ्य मतलब वो लोग का जितना वो लोग की औकात थी उसके अनुसार वो क्या किए थे, कमला को दहेज दिए थे। फिर भी अगर मतलब आगे बोलता, उससे पहले ही जो जीवनलाल है वो क्या करे, बात को काट दे रहे हैं। अब जीवनलाल क्या कह रहे हैं, कड़े स्वर में मतलब डांटते हुए, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रह के महल से नाते क्यों जोड़ा। ठीक है, ये सब जो बातें हैं जो जीवनलाल बहुत ही कड़े शब्दों में बोल रहे हैं कि उनको नीचा दिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारा सामर्थ्य नहीं था, अगर तुम्हारी औकात नहीं थी तो हमारे जैसे अमीर से तुम क्यों रिश्ता किए, तो अपने जैसे झोपड़ी में रहने वाले मतलब गरीब से ही रिश्ता करते, तुमको हम लोग जैसे अमीर से रिश्ता करने का कोई ज़रूरत नहीं था। प्रमोद हाथ जोड़कर, जी इसका मतलब बच्चों जो जीवनलाल है उनको पता है कि प्रमोद की हैसियत नहीं है उतना दहेज देने की जितने की वो डिमांड कर रहे हैं, फिर भी वो उसे ज़बरदस्ती उससे डरा के धमका के उसकी बहन को उसके घर न भेज के इस सारे हथकंडे से दहेज को हासिल करना चाहते हैं। आप बताइए कितनी बुरी बात है, जिसका सामर्थ्य नहीं है वो दहेज कहाँ से देगा, जितना सामर्थ्य था वो प्रमोद दहेज दे चुका था। इस तरह ही बच्चों पहले के लोग किया करते थे। अब जीवनलाल आगे क्या बोल रहे हैं, उठकर आवेश से टहलते हुए, पहले वो खिड़की के पास खड़े थे, फिर सोफा पे आके बैठ गए और फिर अब वो क्या कर रहे हैं, टहलते हुए प्रमोद से बातें कर रहे हैं। देना तो दूर, बराती की खातिर भी ठीक से नहीं की गई, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी का विदा करना चाहती हैं तो पहले इस घाव के लिए मरहम भेजें। देखिए बच्चों बात को कितना घुमा के वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि दहेज तो दिए नहीं तुम लोग, उसके बाद क्या किए, जो बाराती लोग जो गए थे, बाराती कौन होता है बच्चों, जो शादी के समय दूल्हे के तरफ से जो लोग जाते हैं उनको बाराती कहा जाता है। ठीक है, कि जो बारात का जो खातिर है वो भी लोग ठीक से नहीं किए। यदि इसके चलते वो लोग का जो बिरादरी है, जो लोग का जो पक्ष है, वो लोग में क्या हुआ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा वो लोग को हंसी उड़ा दी गई। तो अब बोल रहे कि जो घाव तुम लोग हमको दिए हो, मतलब अपमान का जो घाव दिए हो वो क्या है, आज भी हरा है, तो अभी तक वो ताज़ा है, वो भरा नहीं है। जाओ अपनी माँ से कह देना कि पहले बेटी की विदा करना चाहती हैं तो इस घाव के लिए मलहम भेजें। सोचो कि अपनी माँ से कह देना कि अगर बेटी की विदाई चाहती है तो पहले क्या भेजे, इस घाव का मरहम। मरहम मतलब बच्चों पैसे से है। ठीक है, कि पहले जो दहेज बाकी था और उसमें और भी जोड़ के दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या किए हैं, बहुत बड़ा घाव हमको दिए हैं। प्रमोद यह क्या कह रहे हैं आप। प्रमोद को सुन के जैसे कि बहुत ही ज़्यादा करंट का झटका लगा कि जो उनके जो ससुर हैं, उनकी बहन के, वो क्या कह रहे हैं कि जो पहले का जो बाकी था वो तो था ही दहेज, तुम उसमें और भी पैसे जोड़ के मुझे दो। अब जीवनलाल क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है, विधा तभी होगी जब 5,000 नगद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ में रख देंगे।
ठीक ना। जैसे कि हाथ पसार के वो अपना दायां हाथ क्या बोल रहे हैं, जब तक तुम इनसे 5,000 रुपये नहीं रखोगे नगद कैश, तब तक तुम्हारी बहन क्या होगी, विदा नहीं होगी। अब प्रमोद आगे क्या कह रहा है, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं। अगर रमेश बाबू होते, अभी प्रमोद की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसको काट के जीवनलाल कुछ कहने लगते हैं। प्रमोद क्या कह रहा था, प्रमोद कह रहा था कि ये क्या है, बहुत ही बड़ा अन्याय है मेरी बहन के साथ। अगर रमेश बाबू होते तो इतना ही कहा था कि जीवनलाल उसका बात बीच में काट देते हैं। मतलब उन प्रमोद का कहने का मतलब था कि अगर रमेश वहाँ होता तो वो अन्याय नहीं होने देता अपनी पत्नी के साथ, लेकिन बीच में ही उसकी बात को जीवनलाल काट कर क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बरों से मुंह लगाने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। तो जीवनलाल क्या कह रहे हैं कि अगर रमेश ही होता तो क्या कर लेता, उसमें इतनी हिम्मत है कि जो मैं बोलूँ वो ना करे। वो मेरा बेटा है, वो बड़ों से मुंह नहीं लगाता। मतलब मैं जैसा उसको बोलूँगा गलत करेगा, सही बोलूँगा सही करूँगा। मैं जो बोलूँगा मेरा बेटा वही करेगा। तुम्हारी तरह बड़ों से मुंह लगाने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, जब उसको आवारा छोकरा बोला जाएगा बच्चों किसी को, तो उसको तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को लाने उसके ससुराल गया था तो वो चुप रह गया। ठीक है, मतलब अपमान भी अपना वो सह गया। फिर क्या बोल रहे प्रमोद, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। ठीक है, अब प्रमोद आगे क्या कह रहा है, जब उसको आवारा छोकरा बोला गया, बदतमीज बोला गया कि आप मुझे इस तरह से आप मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन आप ये कभी मत भूलिए कि आपकी भी क्या है, एक बेटी है और आप भी एक बेटी वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो जीवनलाल की बेटी थी वो इस एकांकी में क्या भूमिका निभा रही है। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश, तुम मेरी बराबरी करोगे? मेरी बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे। अब यहाँ जीवनलाल क्या कह रहे हैं, अपनी बड़ाई की डींगे हाँक रहे हैं। ठीक है, कि हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम एक गरीब हो, हम एक अमीर बेटी वाले हैं। पिछले महीने ही वो अपनी बेटी गौरी की शादी किए थे। ठीक है, और उसमें वो लोग क्या किए थे, बहुत ज़्यादा इसको दान दहेज दिए थे। इतना दिए थे कि बारात वाले सब देख के दंग रह गए थे। इतनी ज़्यादा बाराती की खातिरदारी किए थे कि वो लोग क्या गए थे, वो हैरान हो गए थे। और दहेज देख के तो दांतों तले उंगली ही दबा ली थी। मतलब दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, कितना दहेज कोई कैसे दे सकता है। उसके बाद घमंड से कहते हैं, तुम मेरी बराबरी करोगे? मतलब हम इतने अमीर हैं, इतना बाराती का खातिरदारी की, इतना दहेज दी, और तुम मेरी बराबरी कर लोगे? हम बेटी वाले हैं, फिर भी हमारी जो मूंछ है वो क्या है, ऊंची है। मतलब कि हम बेटी वाली होके भी इतना दहेज दिए हैं, इतना बाराती की खातिरदारी किए हैं कि हम लोग क्या है, हमारा मूंछ अभी भी ऊंचा है। मतलब अभी भी हम शान से खड़े हैं। इस तरह का जो बुरा भला बात है वो किसको कह रहे हैं, प्रमोद को लगातार सुनाए जा रहे हैं। प्रमोद धीरे से कहता है, जी। उसके बाद जीवनलाल उसको क्या कहते हैं, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंदी घड़ी देखकर। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे। उसके बाद जीवनलाल उसको क्या बोल रहे हैं प्रमोद को कि रमेश मतलब उनका बेटा गया है अपनी बहन गौरी को विदा कराने। जिस तरह की प्रमोद अपनी बहन को विदा कराने उसके ससुराल आया है, उसी तरह जो रमेश है जीवनलाल का बेटा, वो कहाँ गया है, अपनी बहन गौरी को विदा कराने उसके ससुराल। उसके बाद वो अपने घड़ी को देखते हुए क्या कह रहे हैं कि कुछ ही देर में वो लोग मेरी बेटी को लेकर आते ही होगा। वो मेरी बेटी अपना पहला सावन कहाँ बिताएगी, अपने नैहर में बिताएगी, और तुम्हारी जो बहन है उसके सपने क्या होंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। प्रमोद अब इसके बाद व्यंग से क्या कह रहा है कि जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं है। मतलब कि जिसको आप बोल रहे हैं कि उसके सपने पूरे नहीं होंगे, जो मेरी बहन है, तो क्या उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है? उसके दर्द से, उसके कलह से, उसके रोने से आपका कोई लेना देना नहीं है?
तो जीवनलाल उसको तेजी से क्या कर रहे हैं, गुस्सा के, बेटी और बहू को एक तराजू पे तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। मतलब जीवनलाल क्या कह रहे हैं कि कोई भी बेटी और बहू कभी एक नहीं हो सकती, उनको कभी एक भी तराजू पे तोला नहीं जा सकता। बेटी बेटी होती है, मतलब बेटी मेरा खून है, मेरे शरीर का अंग है, वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और बहू क्या है? बहू तो दूसरे की बेटी है, दूसरे घर से आई है, उसके दर्द दुख दर्द से मुझे क्या लेना देना। प्रमोद, ठीक है, जब आप अपनी जिद पे अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमी स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिलना सकता हूँ? तो प्रमोद समझ गया कि अपने जिद पे ये अड़ा हुआ एकदम सड़ियल बुढ़ा है। अब उससे क्या करता है, कहता है कि तो आपसे विनती करना, मतलब आपसे करुणा कर उम्मीद करना क्या है, व्यर्थ है। अब मैं आपसे किसी तरह की कोई विनती नहीं करूँगा, आपके सामने अब किसी प्रकार का कोई गुहार नहीं करूँगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मलहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में। अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि मालिक के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डाल रहा हूँ लॉन में। उसके बाद वो लॉन में चले जाते हैं। उसके बाद जीवनलाल का वाक्य ख़त्म है। उसके बाद प्रमोद और उसकी बहन कमला का जो है वो सीन है। अब कौन सा सीन है? प्रमोद थका सा सोफे के पास खड़ा है, अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचे किए, क्योंकि वो तो घर की बहू है, वो तो कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए क्या करती है, अपने भाई के पास जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है। और सर उसका कैसा रहता है बच्चों? नीचे रहता है। प्रमोद भारी स्वर में, भारी स्वर कैसा होता है बच्चों? उदासी का स्वर होता है, दुख का स्वर होता है, ठीक है। तो अपनी बहन से क्या पूछ रहा है प्रमोद? कैसी हो कमला, अच्छी तो हो? मतलब अपनी बहन से पूछ रहा है, कितने दिनों बाद अपनी बहन से मिला है तो उससे उसकी खैरियत पूछ रहा है कि तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। अब कमला कैसे जवाब दे रही है बच्चों? कमला सिसकने लगती है। सिसकना मतलब बच्चों अंदर से ही बिना आवाज़ निकाले रोने को कहते हैं सिसकना, क्योंकि वो अपने ससुराल में जोर जोर से चिल्ला के रो नहीं सकती, इसलिए वो क्या करती है, अंदर ही अंदर सिसक के रोने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, उसका भी गला भर गया है, उसके भी आंख से आंसू निकलने वाले हैं, लेकिन वो रो नहीं रहा है। कमला रो मत, इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। वो लगातार रो रही है तो उसको क्या समझा रहा है उसका भाई कि जो मोती गिर रहे हैं तुम्हारे आंख से, मतलब जो आंसू की बूंदें गिर रहे हैं, इस दर्द को यहाँ समझने वाला कोई नहीं है। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? तो अब कमला तो सिसक रही, सिसकते हुए उसको क्या कर रही है, अपने भैया का वो नाम ले रही है। प्रमोद घबराओ मत, मैं जल्दी फिर आऊँगा और इस बार विदा अवश्य होगी। मैं चोट का मलहम लेकर आऊँगा। कमला न समझने के ढंग से, मरहम? उसके बाद प्रमोद क्या कह रहा है कि तुम सिसको मत, तुम घबराओ मत, मैं तो अभी चला जाऊँगा लेकिन फिर मैं अवश्य आऊँगा। किस लिए? तुम्हारी विदाई कराने के लिए, और इस बार चोट का मरहम लेकर आऊँगा। चोट का मरहम मतलब बच्चों पैसा, जो पैसा उसके ससुर ने 5,000 रुपये प्रमोद से डिमांड की थी, बोला कि वो मैं तुम्हारे चोट का मरहम लेते आऊँगा। लेकिन इन सब बातों का पता कमला को नहीं था, क्योंकि ये सारी बातें कमला के सामने नहीं हुई थी, इसलिए कमला नहीं समझ पाती कि मरहम क्या है, इसलिए पूछती मरहम? प्रमोद हाँ। कमला हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मलहम चाहिए और उस मलहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। क्या हुआ? जब उसको क्या बोल रहा है प्रमोद कि जो हम लोग जो व्यवहार किए थे उनके बरातियों के साथ, उससे क्या हो गया है, बाबूजी मतलब उनके ससुर के जो हृदय है उसमें घाव हो गया है, और उसके लिए उनको क्या चाहिए, मरहम चाहिए, और वो मरहम क्या है, 5,000 रुपये। जब कमला को ये बात पता चलता है तो वो चौंक के भाई को देखने लगती है। अब आगे प्रमोद उसको क्या कह रहा है, तुम चिंता ना करो कमला, इन गिरे हाल में भी मकान 7-8 हज़ार में बिकी जाएगा। मतलब प्रमोद क्या कह रहा है कि इतने बुरे हाल में जो हम लोग का घर है, जो पूरी रूप से ढह गया है, वो 7-8 हज़ार में बिक ही जाएगा, उसको मैं बेच दूंगा और फिर तुम्हारे बाबूजी का जो मरहम है वो मैं लेकर आऊँगा। कमला व्याकुलपूर्ण आग्रह से, उसको पता है कि अगर घर बिक जाएगा तो वो लोग फिर दोबारा घर नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए वो व्याकुल हो जाती है और क्या बोल रही है, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है, 1-2 साल में बिमला का ब्याह भी आपको करना है।
ठीक है। तो क्या बोल रही है कि आप घर मत बेचिएगा, ठीक है, आप मेरी चिंता मत करिए, आप घर मत बेचिएगा। आपको किसकी सौगंध है, आपको किसकी कसम है? मेरे सुख और सुहाग की कसम है। अगर आप बेचेंगे तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा सुख और सुहाग खत्म हो जाएगा, इसलिए इस तरह का कसम वो अपने भाई को दे रही है। उसका तो क्या कह रही है कि अगर घर बेच दीजिएगा तो साल 2 साल के अंदर उसकी एक और बहन जो बिमला है उसका भी ब्याह करना है, उसका भी शादी करना है। तो आप लोग पैसे कहाँ से लाइएगा, आप लोग रहिए कहाँ, इसलिए आप घर नहीं बेचिए। प्रमोद बीच में ही, लेकिन तुम, इस सब बातों को सुनकर प्रमोद उसको बीच में ही टोकता है और कहता है, लेकिन तुम्हारा क्या? कमला, मेरी चिंता ना करे भैया, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद, कमला कमला क्या कह रही है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, अगर मेरी विदाई भी नहीं होगी तो मुझे ज़रा भी दुख नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रमोद क्या कह रहा है, कमला तुम इस तरह कैसे सोच सकती हो? कमला, गौरी आ रही है, वो बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है, उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेली की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। उसके बाद कमला उसको क्या करे, अपने भाई को संतावना दे रही है कि गौरी आ रही है। गौरी कौन? उसकी ननद, जिसको लाने उसका पति गया है, कि वो स्वभाव उसका बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा हंसती और मुझे हंसाती रहती है। जब वो आ जाएगी तो मुझे अपनी सखी सहेली का बिल्कुल भी कमी नहीं खलेगा। और आप मेरा विश्वास करिए भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि अब तो हम लोग 2 हो जाएंगे। पहले अभी मैं 1 हूँ, तो हो सकता है कि मुझे मेरा सावन पहला खले कि मैं नैहर में नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी ये ननद आ जाएगी गौरी, तो मुझे वो कमी भी नहीं खलेगी, इसलिए आप परेशान मत होइए और इस तरह की घर बेचने वाली बात मत करिए। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपये देना ही पड़ेगा कमला, कागज़ के टुकड़ों पर इतना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? क्या बोल रहा है प्रमोद? बहुत ही बड़ी बात बच्चों, प्रमोद बोल रहा है कि आज नहीं तो कल तो मुझे रुपया देना ही है, और एक कागज़ के टुकड़े का, बच्चों पैसा का ठीक है महत्व रखता है, पर इतना भी नहीं कि किसी को इस तरह से जलील किया जाए, कि जो लोग कागज़ के टुकड़ों के लिए क्या कर रहे हैं, स्नेह को प्यार को तौल रहे हैं, उनके साथ तुम कब तक खुश रह पाओगी, मुझे नहीं लग रहा है। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। कमला फिर उसको संतावना देती, उसको तसल्ली देती है कि धीरे धीरे भैया सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरी माता जी हैं, जो मेरी सास है, वो क्या है, ममता की मूर्ति है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा स्नेह मुझे करती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। बाबूजी थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, मतलब उनके जो ससुर है क्या हैं, थोड़े जिद्दी हैं, लेकिन समय के साथ वो भी भूल ही जाएंगे इन सारी बातों को। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। उसके जो ससुर हैं, किसके? कमला के, वो प्रमोद के साथ ऐसा व्यवहार कर दिए हैं कि उसको लगता है कि अब घर में सब आदमी ही उसी तरह का बेशरम है, उसी तरह का बदतमीज है। वो क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि सब एक ही धातु के बने, मतलब सब एक ही तरह के जिद्दी हैं, अड़ियल हैं। माता जी का जो ममता है वो दिखावा भी हो सकता है। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज पहने, ये सब बातें राजेश्वरी जो उसकी सास है वो सुन रही थी। जैसे ही वो सुने कि प्रमोद बोल रहा है कि उसके जैसा ससुर का स्वभाव है वैसा ही बाकी परिवार का भी स्वभाव है, तो राजेश्वरी धीरे से बाहर निकलती है और उससे बोलती है, कैसा दिखावा? क्योंकि वो सुन रही थी तो समझ गई, और वो प्रमोद से पूछती है कि किस दिखावे की बात कर रहे हो? प्रमोद चौंक पड़ता है। प्रमोद और कमला उसकी तरफ देखते हैं कि प्रमोद सुनता है कि राजेश्वरी सुन ली है तो चौंक जाता है, वो थोड़ा सा सहम भी जाता है, और फिर दोनों प्रमोद और कमला राजेश्वरी की तरफ देखते हैं। राजेश्वरी दूसरी सोफे पर बैठती हुई, बैठ जाओ तुम लोग, हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में, ठीक है। तो राजेश्वरी एक अच्छी स्वभाव की महिला है, वो आके एक सोफे पे बैठ जाती है और वो लोग को भी दूसरे सोफे पे बैठने को कहती है, वही हंसते हुए कि तुम, और पूछती है कि तुम लोग भाई बहन क्या बातें कर रहे थे? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था, मतलब बस ये पूछ रहा था कि तुम कैसी हो। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? उसका राजेश्वरी पूछती है कि विदा के लिए उनके पति जीवनलाल ने क्या जवाब दिया। प्रमोद मौन रहता है, कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। प्रमोद चुप हो जाता है और कमला भी अपनी जो नज़र है वो नीचे कर लेती है, मतलब दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। राजेश्वरी समझ गई, राजेश्वरी को सब समझ में आ जाता है कि उन्होंने ना कह दिया। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वो? मतलब अपने बहन के ससुराल आने से पहले प्रमोद एक चिट्ठी लिखा था, जिसमें वो लिखा था कि मैं अपनी बहन को लिवाने आ रहा हूँ, जिसको पढ़ने के बाद ही जीवनलाल क्या बोले कि नहीं, वो नहीं जाएगी ससुराल, मतलब अपने नैहर नहीं जाएगी।
तो राजेश्वरी बोली कि मैं तो समझाते समझाते थक गई हूँ, हार गई हूँ उनको। अच्छा बोलो कितने रुपये मांग रहे हैं तुमसे? प्रमोद धीमे और उदास स्वर में 5,000। उसके बाद प्रमोद क्या बोल रहा है धीरे से कि 5,000 मांग रहे हैं। राजेश्वरी बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई मैं अभी लाती हूँ। राजेश्वरी जो स्वभाव से बहुत अच्छी महिला है, वो क्या बोलती है कि बस 5,000 रुपये के लिए वो बहू को उसके नैहर नहीं भेज रहे हैं। मैं अभी तुम्हें लाके 5,000 रुपये देती हूँ। उसके मुंह पे मारना मतलब वो पैसे ले जाके उसको दे देना और बोलना कि इस रंग बिरंगे टुकड़ों के लिए वो आदमी से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। उसके बाद उठ के वो पैसा लाने पैसा लाने जाती है। प्रमोद ठहरिए माँ जी। प्रमोद उसको रोक देता है। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। राजवेशी रुककर पलट के उसको देखने लगती है। प्रमोद मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। प्रमोद क्या कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। और कमला वहीं चुपचाप बैठी रह के दोनों की बातें सुन रही है। राजेश्वरी उसके बाद क्या कहती है? राजेश्वरी लौटती हुई मतलब पलट के वापस आती है। उठ के जाने लगी थी पैसा लाने, जब उसको प्रमोद रोक देता है तो वो लौट कर आते हुए क्या कह रही है, यह क्या कह रहे हो बेटा, मेरे रहते विदा ना हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में जिस प्रकार उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजी का गुच्छा निकाल कर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपये निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। राजेश्वरी क्या कह रही है कि अरे नहीं पिता होगी, क्यों नहीं होगी, मेरे रहते ऐसा काम नहीं होगा। मैं एक माँ हूँ, जिस तरह मैं अपनी बेटी गौरी का इंतजार कर रही हूँ उसी प्रकार तुम्हारी माँ भी कमला का इंतजार कर रही होगी। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। और वो क्या करती है बच्चों, अपने कमर से तिजोरी का जो चाबी है वो कमला की ओर बढ़ा देती है और कहती है जाओ पैसे निकाल के लेके आओ। लेकिन जो कमला है वो गुच्छा नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि वो अभी नई नवेली दुल्हन है घर की। राजेश्वरी जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। क्या होता है कि राजेश्वरी फिर कमला को कहती है अरे लेती क्यों नहीं और जाती क्यों नहीं, जाकर लेकर पैसे आओ, जल्दी करो। उसके बाद क्या होता है, कमला रोने लगती है तो राजेश्वरी उसको सीने से लगा लेती है। उसके बाद जीवनलाल, इतने में जीवनलाल बाहर से आ जाते। जीवनलाल, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है। तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा ये भी देखिए कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। उसके बाद जीवनलाल क्या करते हैं, उसी समय अंदर आ जाते हैं और कहते हैं राजेश्वरी क्योंकि तुम गौरी के आने की तैयारी करो, उसके आने का समय हो गया, तुमने कोई तैयारी नहीं की है। उसके बाद वो प्रमोद को देखते हुए क्या कहते हैं कि ये भी देखिए जरा नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। मतलब जिसके पास पैसा रहता है, जो बड़े लोग हैं वो अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं, ये थोड़ा ये गरीब लोग देख ले। राजेश्वरी, तुम समझती हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और बाकी सब नक्कटे हैं। राजेश्वरी को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और क्या कहते हैं वो कि तुमको क्या लगता है दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, बाकी सबका किसी का नाक नहीं है, सब नक्कटे हैं, मतलब सब गरीब हैं। जीवनलाल, तुम तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ मैं कोई बुरी बात कही है? उसके बाद जीवनलाल क्या कहते हैं राजेश्वरी को कि तुम्हें तो मेरी हर एक बात ही बुरी लगती है। उसके बाद प्रमोद से वो पूछते हैं अच्छा प्रमोद तुम ही बताओ क्या मैंने कोई बुरी बात कही? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है, जिसके पास पैसा नहीं वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा और मुचकटा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कहा नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के जो ज़माना है उसमें पैसा ही सब कुछ है, पैसे के आगे कुछ नहीं। जिसके नाक मुख होते हुए भी जिसके पास पैसा है उसी के पास नाक पूछ है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो नाक मुछ होते हुए भी क्या है, नकटा और मुचकटा है। इतने में क्या होता है, नेपथन से हॉर्न का स्वर, मतलब कि उसकी बेटी आ गई। चलिए देखते हैं उसकी बेटी आई कि नहीं आई। जीवनलाल प्रसन्न स्वर से, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। उसके बाद जीवनलाल क्या कहते हैं कि मेरी बेटी आ गई, और राजेश्वरी से क्या कहते हैं तुम अंदर से मिठाई की थाली लेकर आओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। कमला पर्दे के पीछे खड़ी है। तभी बाहर से रमेश आता है, चेहरे पर उदासी का चिन्ह है। बरसाती कोट साफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है।
इतने में क्या होता है, राजश्री अंदर चली जाती है और जो कमला है वो बहू है, इसलिए पर्दे के पीछे चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी रमेश जो उसका पति है वो धीरे से अंदर आता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्या है बच्चों, उदासी है। मतलब वो भी उदास है। वो क्यों उदास है? और उसके पास जो उसका जो कोट था और जो रेन कोट था, बरसाती था, वो क्या करता है, चुपचाप हम रख के खड़ा हो जाता है। अब रेनकोट किस लिए बच्चों? क्योंकि सावन का मौसम है, इसलिए उसको रेनकोट की ज़रूरत थी। इसलिए वो दोनों चीज़ सोफे पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार पर पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराते हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? जो बाहर का जो दरवाज़ा था उसका पर्दा हटाकर जीवनलाल पूछता है, अरे गौरी कहाँ है? रमेश धीरे स्वर में, वह नहीं आई। रमेश क्या बोल रहा है कि धीरे से, कि वो नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों, तबीयत ठीक है उसकी? क्या पूछता है, करे नहीं आई, क्यों नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। रमेश क्या बोल रहा है कि वो लोग विदा नहीं किए। जीवनलाल, जैसे छाती पर किसी ने घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? ठीक है। जीवनलाल क्या पूछते हैं, उनको ऐसा बहुत बड़ा एक झटका लगा, जैसे कि किसी ने उनके छाती पे एक मुक्का मार दिया हो। तो उसके बाद पूछते हैं, विदा नहीं किया, क्यों नहीं किया? रमेश, कह रहे थे दहेज बुरा नहीं दिया है। रमेश क्या बोला कि वो लोग क्या कह रहे थे कि आप लोगों ने दहेज पूरा नहीं दिया है। जीवनलाल, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नज़रों में दहेज पूरा नहीं लगा, लोभी कहीं के। इस बार देखिए कैसा दोहरा नापदंड है, ठीक ना, कि एक तरफ अपनी बहू को भी वो वही बोल रहे हैं और जब उनको ये सुनने को मिल रहा है तो क्या कह रहे हैं कि हम तो अपने जीवन भर की कमाई दे दी और वो लोग के लिए दहेज पूरा नहीं है, बिल्कुल लोभी है। खुद को लोभी तो नहीं मान रहे, लेकिन अपने बेटी के जो ससुराल वाले उनको वो लोभी कह रहे हैं। राजेश्वरी वापस आकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे पर बेटे वालों की नाक भवें सिकुड़ी ही रहती है। राजेश्वरी आके उनको जवाब दे रही है, क्या कर रही है कि उन लोगों को भला बुरा क्यों कर रहे हो? बेटी वाले अगर अपना घर द्वार भी बेच दे तो भी क्या होता है, ये जो ससुराल वाले हैं, लड़के वाले हैं, उनको वो कम ही लगता है और अपने नाक मुँह सिकोड़ के ही रखते हैं। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? उसके बाद जो इंसान अभी बदतमीजी से बात कर रहा था, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, वो भी अब क्या बोल रहा है कि वो तो ठीक है, लेकिन शराफत और इंसानियत कहाँ गई? राजेश्वरी बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। राजेश्वरी वही बात उनको बोल रही, करे आप कैसे बोल सकते हैं शराफत और इंसानियत, अभी तो आप वही सब काम कर रहे थे। जीवनलाल, चुप रहो तुम। जीवनलाल गुस्सा जाते हैं और राजेश्वरी को कहते हैं, राजेश्वरी तुम चुप हो जा। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूँगी, आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि। उसके बाद राजेश्वरी क्या कहती है कि अब मैं बहुत चुप रह गई, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। आखिर जो बहू दहेज लेकर आए तो उसमें कमी क्या थी, लेकिन तुम हो कि उसमें भी नुक्स निकाल रहे हो और अलग से 5,000 रुपये भी ये लोग से मांग रहे हो। जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा जीवनलाल गुस्सा जाता है और राजेश्वरी जो बोली उसको अनसुना बिल्कुल कर देता, उसको जैसे वो सुनाई ही नहीं देता और क्या कह रहा है कि मेरी बेटी को विदा ना करके उन्होंने क्या किया, मेरा अपमान किया, मैं उनको देख लूँगा। राजेश्वरी इसके बाद क्या कहती सुनिए। राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा ना करके अपमान कर रहे हो किसी का। राजवीर उसको अब समझा रही है, किसको, अपने पति जीवनलाल को, कि तुम भी किसी की बेटी को विदा ना करके किसी का तुम भी अपमान ही कर रहे हो। जीवनलाल चीख कर, गौरी की माँ। गुस्सा जाता है और क्या कहता है, गौरी की माँ तुम चुप रहो। राजेश्वरी, अब भी आँख नहीं खुली, ये व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरे से चाहते हो वही दूसरे की बेटी को भी देते हो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, ना सुख मिलेगा और ना ही शांति। ठीक है। राजेश्वरी उसको समझा रही है कि तुम जैसा व्यवहार दूसरे की बहू के साथ कर रहे हो, वैसा ही व्यवहार कोई तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा है। जब तक तुम दूसरे को बेटी को अपनी बेटी नहीं समझोगे, तब तक तुमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलने लगते हैं, हाथ को अपने मलते हैं, सिर को नीचे झुकाते हैं। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल क्या करे बच्चों, इधर उधर गुस्से में टहल रहे, अपने हाथ को गुस्से से मल रहे हैं और सिर नीचे झुकाए हुए हैं। और रमेश और प्रमोद जो है वो एक पास जाके उसके खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। जीवनलाल जो इधर उधर टहल रहा था वो अपने में कैसे क्या बड़बड़ा रहा है कि बहू और बेटी, बेटी और बहू, ये तो अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद कर ले कि वह बेटी वाला भी है तो यह सब उलझन सुलझ जाएगी।
क्या जो हर एक बेटा वाला है, अगर वो समझ ले कि वो उसके साथ उसके घर में एक बेटी भी है, तो ऐसी उलझन उसको होगी ही नहीं। मतलब वो दूसरे की बेटी को कभी अपमान नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि मेरी भी बेटी को कोई इसी प्रकार प्रताड़ित कर रहा होगा, कोई भी उसी तरह उसका साथ दुर्व्यवहार कर रहा होगा। जीवनलाल रुककर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। जीवनलाल को अब उसकी बात समझ में आई और वो रुक गया। उसके बाद वो राजेश्वरी को क्या कह रहा है, शायद तुम ठीक कह रही हो, मतलब तुम ठीक कर रही हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर से, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। ये सब हो गया तो प्रमोद धीरे से क्या कह रहा है कि अच्छा बाबूजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। जीवनलाल चौंक कर, प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। उसके बाद प्रमोद उनको बीच में रोक के कह रहा है कि अब मुझे मेरी जो गाड़ी है उसका समय हो रहा है, अब मुझे जाने दीजिए, लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो आपका मरहम जरूर लेकर आऊँगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। क्या बोल रहे हैं? अब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और अपने दुखे स्वर में क्या बोले प्रमोद को कि प्रमोद तुम रुको, तुम मुझे और लज्जित मत करो, मतलब तुम अब मेरा और मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरी चोट का जो इलाज है मेरी बेटी के जो ससुराल वालों ने वो मुझे दूसरी चोट दे के कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ आश्चर्य से, बापूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, मतलब सांस को छोड़ते हुए, कभी कभी चोट ही मलहम का काम कर जाती है बेटा। राजश्री की ओर मुड़कर, अरे खरी खरी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला हर से आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। जीवनलाल मंद मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका का गिरती है। क्या होता है बच्चों कि जीवनलाल जो है वो समझ जाते हैं कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होता है। अगर मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूँगा तभी मेरी बेटी भी ससुराल में अच्छे से रहेगी। इसलिए वो क्या कहते हैं प्रमोद को कि तुम अपनी बेटी बहन को अपने साथ लेते जाओ, और राजेश्वरी से कहते हैं कि तुम जल्दी से अंदर जाओ और विदा की तैयारी करो। कमला जो है खुशी से अपनी आंसू को पोंछते हुए अंदर जाती है और जाने की तैयारी करती है। इतने में बच्चों क्या होता है, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, इस जो एकांकी है उसके लेखक कौन है? विनोद रस्तोगी जी, जिन्होंने उस समय के समाज की जो ज्वलंत जो समस्या थी दहेज प्रथा की, वो उस कहानी के माध्यम से हमें आरे सामने प्रस्तुत की है। इतना ही नहीं बच्चों, उसका उपाय भी बताया है कि जब हम लोग समझ लें कि हमारी बहू नहीं है, वो क्या है, हमारी बेटी है, तो दहेज की जैसी कोई समस्या हमारे सामने कभी उत्पन्न ही ना होगी, ना ही कोई बहू जलेगी, ना ही कोई बहू प्रताड़ित की जाएगी, ना ही उनके साथ कभी दुर्व्यवहार होगा। तो बच्चों यह थी आज की कहानी बहू की विदा। आपको कैसी लगी आप ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे कहानी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपकी मदद करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।